गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। आज थोड़ा छोटा ही टॉपिक करवाऊंगी। कल कल हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है ना। आज हम कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड का मतलब आप क्या समझते हैं? पिरामिड अगर शेप आती है तो अगर कंसिडरेशन में तो पिरामिड शेप का मतलब है जैसे ट्राइंगल्स, मतलब देयर इज फोर ट्राइंगल्स, दे आर मतलब एक साथ मिले हुए हैं, इस तरह का एक पिरामिड शेप बन जाती है। ठीक है, ट्राइंगल शेप, इस तरह से एक ट्राइंगल शेप बन जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का। जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हम यूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं किसी इकोसिस्टम में या किसी फूड चेन में। ठीक है, उनका बायोमास कितना है, मतलब जो बायोमास ट्रांसफर हो रहा है एक फूड चेन से दूसरा फूड ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं वहां पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है या कितना जो बायोमास है या फिर एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है, उसके बेसिस पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ पिरामिड। ठीक है, सो विद प्रोड्यूसर। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जो फूड चेन है हमारी, फूड चेन नहीं मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द टॉप इज द कार्निवोर्स। टिप पे क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स इट इज डेवलप्ड बाय दी चार्ल्स एल्टॉन। किसने डेवलप किया था इसको? चार्ल्स एल्टॉन ने। इसके टाइप्स क्या है हमारे पास? पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब हम एक एक करके इन डिफरेंट पिरामिड्स को देखेंगे कि पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी क्या डिफाइन करते हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक है, पहला है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हमने कंसिडर कर लिया, उसमें हमने देखा कि एक ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरल, मतलब इट्स एन ऑल एवरेज। जो भी यहाँ पे नंबर्स हम कंसिडर करते हैं पिरामिड्स के अंदर, वो एक एवरेज नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रॉफिक लेवल स्टेप वाइज विद द प्रोड्यूसर बीइंग केप्ट द होल। सबसे नीचे क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर्स है, और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आता है? हमारे पास क्या आता है? हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर इज देयर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, जो पिरामिड नंबर है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं ये अपराइट है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है ग्रास वगैरह या जो भी प्लांट है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये आता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द नेक्स्ट इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास ग्रासेस हैं, वो बहुत ज़्यादा है, नंबर में बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं हमारे पास ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर भी बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं फ्रॉग, फ्रॉग एज कम्पेयर टू ग्रास हॉपर क्या है? कम है। ग्रास हॉपर ज़्यादा है, फ्रॉग कम है। फिर स्नेक, स्नेक भी नंबर्स में कम हो गए। फिर पिकॉक या जो फाल्कन, जो टॉप कार्निवोर्स हैं जो स्नेक को खाते हैं, वो क्या है? कम है। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें जैसे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं एक जंगल के अंदर, और उनको क्या डियर खाता है? डियर प्लांट से तो कम ही होते हैं। और फिर डियर को खाने वाला कौन है? लायन। लायन क्या है? टॉप कार्निवोर्स, जो कि और भी कम होते हैं। ठीक है, फिर आता है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी ऐसे होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स में क्या आता है? दैट इज द जू डायटम्स एंड ऑल दैट थिंग्स आर इन दी फाइटोप्लैंक्टॉन्स। वो क्या होते हैं? वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। फिर जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स में क्या आते हैं? लाइक कॉपी पॉड्स इज देयर। ठीक है, स्मॉलर फिश। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास स्मॉलर फिश। फिर आती है लार्जर फिश। जो लार्जर फिश है वो और भी कम होती है नंबर में एज कम्पेयर टू दी, मतलब जितने वो ज़्यादा। अब फाइटोप्लैंक्टॉन ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनको उनका अमाउंट बहुत कम होता है, मतलब उनके अंदर बायोमास बहुत कम होता है, लेकिन उनको सपोर्ट करना है। इतने सारे जो जू प्लैंक्टॉन्स, जो हार्बीवोर्स हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर उनके अंदर अगर हम देखें एक पर्टिकुलर फाइटो प्लैंक्टॉन में और एक जू प्लैंक्टॉन में, तो एक जू प्लैंक्टॉन को जिंदा रहने के लिए एक बार एक ही फाइटो प्लैंक्टॉन से काम नहीं चलने वाला। वो एक से ज़्यादा फाइटो प्लैंक्टॉन्स को खाएगा जब एक जू प्लैंक्टॉन्स का काम चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एंड उनके अंदर जो बायोमास है या मतलब जिससे एनर्जी मिलने वाली है जू प्लैंक्टॉन्स को, वो बहुत कम मिलेगी। इसीलिए वो ज़्यादा है नंबर में, ताकि वो प्रॉपरली इकोसिस्टम को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड भी होता है। अगर उस टाइम पे क्या होता है, जैसे एक ट्री है, उस टाइम में प्रोड्यूसर कौन है? सिंगल ट्री। अगर हम एक सिंगल ट्री की बात करें तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड, और उसके बेसिस पे भी फूड चेन के बेसिस पे है ये। ठीक है, कि किस टाइप की फूड चेन चल रही है।
अगर ट्री के ऊपर हर्बीवोरस बर्ड्स हैं, वो ट्री के ऊपर फीड कर रहे हैं, फिर उन हर्बीवोरस बर्ड्स के अंदर पैरासाइट्स हैं, मतलब बर्ड्स के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ बर्ड्स उस ट्री के ऊपर रह रहे हैं और उन बर्ड्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पैरासाइट्स हैं। तो ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड शेप हो गया। इन्वर्टेड मतलब आपने जो पिरामिड है उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो पैरासाइट तो ज़्यादा ही होंगे, अगर ट्री एक है उसके ऊपर 10 बर्ड रहते हैं और 10 बर्ड के बाद फिर हमारे पास उन 10 बर्ड के अंदर 100 पैरासाइट्स हैं, तो हो गया ना इन्वर्टेड, बिल्कुल उल्टा हो गया नंबर। फिर आता है एक स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप में भी जैसे ट्री है, एक ट्री है, ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स रहते हैं और उन बर्ड्स को खाने के लिए ऊपर, मतलब जो ऊपर स्काई में, मतलब और भी ऊपर टॉप कार्निवोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो कार्निवोर है वो 4 है, 4 हॉक है जो उन बर्ड्स को खाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पिंडल शेप होगी, मतलब एक ट्री है और यहाँ पे नंबर ज्यादा हो गए, फिर 10 और फिर यहाँ पे 4 हो गए। तो ये किस तरह का बन गया, एक तरह से स्पिंडल शेप का हमारे पास डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है इज आर वेरी लेस एंड जो टॉप कार्निवोर है दोज आर वेरी लेस आल्सो, बट द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स और द मिडल वन इज देयर फूड चेन में वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट क्यों होता है, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो किस लॉ से ट्रांसफर कर रहे हैं, 10% लॉ से ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर ने एनर्जी प्रोड्यूस किया तो उसकी सारी एनर्जी तो आगे वाले लेवल पे नहीं जाने वाली। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से ही कुछ पार्ट, उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 1% ही पार्ट जो है, जैसे हम यहाँ पिरामिड में देखेंगे, हैविंग द पिरामिड आल्सो देयर, जैसे ये एनर्जी का पिरामिड है, इसमें क्या हो रहा है, जो ये सनलाइट आई हमारे पास इतनी कितनी आई है, दिस इज 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट आई है हमारे पास, ठीक है। कितनी आई है, 1 मिलियन ऑफ जूल ऑफ सनलाइट आई। फिर पर प्लांट के पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई हमारे पास, 10,000 जूल। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो है हार्बीवोर्स, वहां पर आई 100 जूल, फिर 1000 जूल, सॉरी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 जूल, फिर टर्शरी कंज्यूमर के पास 10 जूल। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम टू एनपीपी। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसकी जो सनलाइट उसने कैप्चर करी है, मतलब उसने इतनी कैप्चर कर दी, उसका सिर्फ 1% ही, इस पूरे का 1% ही वो क्या कर पाया है, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना पाया, ठीक है। क्या बना पाया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाया। तो ऐसे ही आगे आगे चलते चलते 10% लॉ के हिसाब से क्या होगा, तो 10% लॉ के हिसाब से जो एनर्जी है वो क्या रह जाएगी, इट्स गेट वेरी लेस। अब मान लो ये टॉप कार्निवोर है यहाँ पे, या टर्शरी कंज्यूमर है, तो वहाँ 10 जूल रहेगी, फिर आगे आगे 1 जूल के बाद क्या होगा, 0.1 जूल। तो इस तरह से ये क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा, जो फूड चेन है वो लिमिट किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ दिस पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड इट इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रहता है हमेशा, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रहता है, इट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, देन वी विल टेल अबाउट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इनटू अ फूड चेन, ठीक है। So each bar in energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. तो जो every bar जो हमने देखा था वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एनर्जी प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल में, और वो गिवन और एनुअली पर यूनिट एरिया में वो आगे ट्रांसफर हो रही है। फिर जितनी उसमें प्रेजेंट है एनर्जी उसका कितना परसेंट आगे ट्रांसफर हो रहा है। इसकी वजह से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, बिकॉज ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी की वजह से क्या है, इट इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास। वाइल जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो ज्यादा रियल है एज कंपेयर टू pyramid of biomass क्या है, it is representation of biomass present sequence wise per unit area of different trophic level with producer at base and top carnivore capped at the tip। तो ये क्या दिखाता है, बायोमास दिखाता है कि ट्रॉफिक लेवल पर कितना है और एज कंपेयर टू दी अदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सो बायोमास इज मोर रियल,
क्योंकि जब हम कभी जैसे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप हमने डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, किसी भी जो लेवल है, ट्रॉफिक लेवल है, उसका बायोमास ही कंसिडर करते हैं रादर देन दी नंबर, कि कितने नंबर ट्री हैं, नहीं, कितना बायोमास है, मतलब कितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे ही होता है सारा चीज। तो देयर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द बायोमास पिरामिड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो बहुत ज्यादा बायोमास का रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास है, तो इसमें क्या हुआ, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ बायोमास में, कि जैसे अब हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को किसको सपोर्ट करना है, जैसे स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे माउस, डियर या एलिफेंट, इन सबको उनको एक ही वेजिटेशन को इन सबको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो दे हैव टू प्रोड्यूस लार्ज बायोमासेस ओवर देयर। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द बायोमास पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। हमेशा क्या होता है, 10 to 20% ऑफ बायोमास सिर्फ ट्रांसफर हो पाता है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर। मतलब जो ये ग्रास प्लांट है, इसका सिर्फ 10 to 20% ही कहाँ पास हो पाएगा, हर्बीवोर्स पे पास हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, अपराइट है। ठीक है, इस बायोमास की वजह से, क्योंकि रेस्ट ऑफ द जो बचा हुआ जो है एनर्जी जो बची हुई है, वो कैसे हीट के फॉर्म में, या ओवरकमिंग एंट्रोपी के फॉर्म में, या बहुत सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, बायोमास वेस्ट हो जाता है, सिर्फ इतना ही रह पाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे 1000 किलो जूल हमारा वेजिटेशन बायोमास था, लेकिन हर्बीवोर्स का कितना रहेगा, 100 किलो जूल, क्योंकि वहाँ की और जो प्राइमरी कार्निवोर्स है वहाँ 10 किलोग्राम, फिर जो टॉप कार्निवोर है वहाँ पर 1 किलोग्राम, क्योंकि उनका जो बहुत सारा बायोमास है वो उनकी अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करने में हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या था, दैट इज द ऑर्गेनिक बायोमास दैट इज प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर। ठीक है, ये वही बात हो रही है यहाँ पे बायोमास की, कि हर्बीवोर जो है या प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, वो कितना मतलब क्या बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट से उनकी एक्टिविटी, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बायोमास का जो ड्राई वेट हम कह सकते हैं वो कम हो जाता है। अब पर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर बायोमास क्या रहता है, हमेशा इन्वर्टेड रहता है। क्यों, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनका बायोमास कम होता है, लेकिन क्या होता है, नंबर ज़्यादा होता है। एंड द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन का जो स्टैंडिंग क्रॉप है, या हम कह सकते हैं ड्राई ऑर्गेनिक मास है, वो ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद अगर हम फिश की बात करें, फिश के पास बायोमास, फिश का जो प्रोडक्शन है बायोमास का, या टॉप कार्निवोर जो भी एक्वेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन। ठीक है, यहाँ पर बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा है, दे विल स्टोर मोर देन दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन इज देयर, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमारे पास नेक्स्ट आता है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी जो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड को देखते हैं, तो हमने नंबर वाले में क्या देखा था, कि अगर एक सिंपल जो फूड चेन चल रही है उसके हिसाब से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, पर ऐसा तो इकोसिस्टम में होता ही नहीं है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जैसे वेजिटेशन ही है, अब तो उसको खाने वाले कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो नंबर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से मतलब कि इट्स नॉट, वी कैन से दैट मच इजी टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, फिर आता है सिंगल स्पीशीज में ऑपरेट एट 2 और more ट्रॉफिक लेवल। जैसे हमने पढ़ा था स्पैरो के बारे में, स्पैरो एक मीन टाइम में हार्बीवोर की तरह भी एक्ट कर सकता है, और एक मीन टाइम में कार्निवोर की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब उसको अगर हम दोनों ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे जो ओमनीवोर हम कह सकते हैं कि एक मीन टाइम में वो हार्बीवोर भी है, मतलब उनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उस चेंज होने की वजह से अब अगर हम दोनों में उनका नंबर या उनका बायोमास हम कैलकुलेट करने लग जाए, तो पिरामिड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना, पिरामिड का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब इट्स गेट वेरी अनस्टेबल, जो पिरामिड है वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा अगर वी स्टार्ट काउंटिंग लाइक दैट वन। ठीक है, और इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई भी डेट्राइटिवोरस डिकम्पोजर के बारे में हमने नहीं पढ़ा, कि डेट्राइटिवोरस कहाँ आएगा, बेस पे आएगा, कि भाई वो प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो मतलब
जो हमारा टॉप कार्निवोर्स हैं उन सब की जो डेथ हो जाएगी, फिर वहां से वो किस शेप का क्या बनाएगा, ऐसा कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया गया इकोलॉजिकल पिरामिड में। सो दैट्स ऑल कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपराइट रहता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ 10% ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द इकोसिस्टम की वजह से, और ये एक्सप्लेन कर देंगे। फिर the most important pyramid of biomass, one is the upright in terrestrial ecosystem, और aquatic ecosystem में क्या होता है, inverted होता है। तो ये आपको बहुत याद रखना है, इनको अच्छे से लिखो या फिर डायग्राम बना के याद रखो कि अपराइट किस में होता है, इन्वर्टेड क्यों होता है, और याद रखने से अच्छा है कि आप समझो कि क्यों अपराइट होता है और क्यों इन्वर्टेड होता है। ठीक है, थैंक यू।